राजीव जेटली, एक मिनट राजीव जेटली का उत्तर सुन लूं मैं। अब बिल्कुल बदलाव नहीं ले रही है। किसान हारता है तो भारतीय जनता पार्टी हारती है, किसान जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और आपने जो आज अपने पैकेज जो चलाया उसमें लिखा कि किसानों की हार हुई या जीत हुई, किसान की जीत ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और किसान की जो मांग थी उस मांग को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। अगर मैं उसको सिलसिलेवार गिनवाना शुरू भी कर दूं तो इतिहास में सीधे सीधे पॉइंटेड बात करते हैं ना। 2022 है, किसान की आमदनी दोगुनी हो जानी चाहिए थी, हो गई? हाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ 21,000 रुपए हो जानी चाहिए थी उसकी आमदनी प्रदेशों के अंदर। हाँ बताइए, 11,000 रुपए। मैं बता रहा हूँ, कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिन फसलों में किसान की आय दोगुनी भी हुई है इस देश के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर। और मैं ये भी बोलता हूं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक बड़ी वर्किंग भी चल रही है। वो इस औसत में आ जाता है। मैं औसत आमदनी बता रहा हूं कि कुछ में बढ़ गई। लागत कितनी बढ़ी है? आप तो किसानी से वाकिफ हैं। जब मैं कहता हूं लागत में 20 से 25% का इजाफा हो गया है, तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लागत में इजाफा हुआ है और किसानों की जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हुई है और लगातार होती हुई आ रही है। और भारतीय सरकार ने भी एमएसपी के ऊपर रिकॉर्ड तोड़े हैं उनकी प्रोक्योरमेंट के लिए। कहाँ तोड़े? किसानों की जो एमएसपी 443 लाख, 1 मिनट, 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया पिछले साल। इस साल खरीदा गया 189 लाख। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल का तो आपने खुद ही बता दिया कि लगभग 85,604 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया था। इस बार भी मौसम की वजहों से फसल कम हुई है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कृषि एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक नई बात बताता हूं मैं कि भारत सरकार ने और क्या किया है। देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट था बासमती का, उसको वो भी प्रभावित हुआ था पेस्टिसाइड्स की वजह से। हमने तो उसके लिए भी एक फसल खोज निकाली है। हमने उसके लिए भी एक 1509 की बजाय एक दूसरी एक फसल खोज निकाली। आप या भविष्य में चले जाते हैं या अतीत में? राजीव भाई, वर्तमान में बात करते हैं ना। वर्तमान में किसान की आय दोगुनी हो गई या 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है, मजदूरी से ज्यादा कमा रहा है, तो किसान नहीं मजदूर बनता जा रहा है। वर्तमान तो ये बता रहा है हमें। देखिए, दो बातें हैं संदीप जी। कृषि कानूनों में आपके चैनल पे हम डिबेट करते थे और हम कहते थे कि किसान को व्यापारी बनाना है, किसान को मजदूर नहीं बनाना है। और बार बार यही मांग आती थी कि जो आड़ती हैं या किसान हैं उनकी मांग ये नहीं है जो भारत की सरकार हमारे बारे में सोच रही है। भारत की सरकार चाहती थी कि किसान व्यापारी बने। आज मैं कृषि कानूनों के ऊपर नहीं चर्चा करने के लिए बैठा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, लेकिन भारतीय सरकार चाहती थी। लेकिन कुछ किसान यूनियन नहीं चाहते थे कि इस तरीके से किसान अपने व्यापार में आगे बढ़ता हुआ चला जाए, उसको मजदूर ही बने रहना देना चाहिए। और ये मजदूर बने रहने देने की वजहों से उन किसान यूनियनों के अध्यक्षों ने चुनाव भी लड़ा। मतलब कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो भी नजर आनी शुरू हो गई। उनके बीच में मनमुटाव और भेद भी पैदा हुए। वो मैंने तफसील से पूछ लिया, पर सरकार का किसान यूनियनों वो मैंने पूरी तफसील से राकेश टिकैत से पूछा, सरकार का रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या थी। प्रधानमंत्री ने कहा 19 तारीख को ही पिछले साल कि एमएसपी को प्रभावी बनाएंगे। कमेटी बनती है, वो जीरो बजटिंग की बात ज्यादा कर रही होती है, क्रॉप पैटर्न बदलने की ज्यादा बात करती है, उसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करता हूं। अध्यक्षता कौन कर रहा है उस कमेटी की? संजय अग्रवाल, जो कृषि सचिव थे जब ये कृषि कानून लाए गए, जो उसके सबसे बड़े पैरोकार थे, उसको आप अध्यक्ष बना देते हैं तो किसान को आप ठेंगा दिखा रहे हैं कि कर लो और करो आंदोलन, अब हम ऐसे बनाएंगे समिति और एमएसपी की चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी ने किसानों की बेहतरी के लिए कोई कानून बनाया था और उसके अंदर मॉडिफिकेशन किसान यूनियन चाहती थी
और अगर उसी कानूनों को और बेहतर किया जा सके और किसानों की राय लेकर के किया जा सके तो मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। नहीं, आप यू गोइंग इन सर्कल्स राजीव भाई। कानून तो वापस ले लिए, अब उस पर बहस करना वो वक्त को जाया करना है। बात तो ये आ गई थी कि मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। आप ताल ठोकते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी क्या? किसान को जो एमएसपी मिलती है वो C2+50 के फॉर्मूले के तहत मिलती है क्या? मैं संदीप जी आज थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, एक बात लीजिए, और रख देता हूं साथ में। हम जब भी डिबेट करते हैं ना, मैं प्रदेश स्तर पे भी डिबेट करता भी हूं, तो मैं बहुत टेक्निकल डिबेट करते हैं और लेकिन हमारी डिबेट किसानों से ज्यादा वो राजनीतिक सिस्टम से जुड़ जाती है जाकर के। हम बार बार कहते हैं किसानों की आय को बढ़ाना चाहिए, डबल करना चाहिए, 3 गुना करना चाहिए, लेकिन हमने कभी चर्चा नहीं करते कैसे की जाएगी। हम कभी चर्चा नहीं करते इस बारे में। मैं आपको इसी बात को अभी बता रहा था कि यूरोप ने ऐसे मापदंड तय किए कि भारत का बासमती चावल केवल इसलिए नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है। मतलब कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.9 जापान का होता है, 8 होता है, वो मापदंड तय नहीं हो रहे थे और हम C2+50 के तहत फसल बिके। C2+50 फॉर्मूला लगाकर एमएसपी का आकलन होता है क्या? इसीलिए और क्यों नहीं होता? मैं इसीलिए 2 मिनट मांग रहा था। अभी 1 ही मिनट हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फसल देंगे तो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? सीधा किसान को मिलने वाला है। हमने जो करके दिखाया कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने करके दिखाया कि अब ऐसी फसल पैदा कर दी जिसके अंदर पेस्टिसाइड ही नहीं है। मतलब कि हम दुनिया में सबसे महंगी फसल बेचने वाले हैं धान की। तो धान की अगर हमारी फसल सबसे महंगी बिकेगी तो कैसे उस किसान को फायदा नहीं मिलने वाला? मोटा फायदा मिलने वाला है। C2+50 के तहत आपको बताया तय की जाती है क्या? आप पूरे देश में ये बताते फिरे हैं, ईमानदारी से बताइए। नहीं होती ना C2+50 के हिसाब से। और इसलिए मैंने पॉइंटेडली बताया इस साल तो लागत भी 20 से 25% बढ़ गई है। तो किसान के लिए किसानी तो घाटे का नहीं, मरने वाला सौदा हो गया।